हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप लोग अच्छे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस के चैप्टर 17। ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है। इसका नाम है क्या, फॉरेस्ट और लाइफ लाइन, यानी कि जंगल के बारे में पढ़ेंगे। हम अपनी जो हमारा नेचर है जंगल, जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि वो जंगल हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर जंगल ना रहे तो हम इंसान क्या होंगे, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर ही क्या करेंगे, पूरी तरह से डेथ हो जाएंगे, मानी कि मर जाएंगे, पूरी इंसानियत ही ख़त्म हो जाएगी। तो हमको क्या पढ़ना है, पूरे फॉरेस्ट के बारे में हमको डिटेल में जानना है। ठीक है, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन है, उसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। कह रहा है अगर पृथ्वी का 3 हिस्सा करें, यानी जो हमारा अर्थ है, ठीक है, उसका अगर हम 3 हिस्सा करते हैं, ठीक है, तो एक हिस्सा क्या होगा, उसमें से सिर्फ लैंड है जहाँ पर जंगल है। वही कह रहा है अबाउट 1/3, यानी कि पृथ्वी का अगर 3 हिस्सा करते हैं तो 3 हिस्सा में से एक हिस्सा क्या होगा, ज़मीन है जहाँ पर पूरी तरह से फॉरेस्ट है, यानी कि जंगल है। ठीक है, उस जंगल में कई तरह के प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोऑर्गेनिज्म, इंसान वगैरह, मतलब काफ़ी चीज़ रहते हैं। जैसे जंगल में देखती होंगे, जंगल में पेड़ रहते हैं, जानवर रहते हैं, कई तरह के पंछी रहते हैं, कई तरह के जानवर रहते हैं, कई तरह के लोग होते हैं, यानी कि ट्राइबल लोग होते हैं। ठीक है, इस तरह से उनको क्या देता है, उनको घर प्रोवाइड कराता है। और क्या क्या होते हैं वहाँ पे, फिजिकल फीचर्स भी उन्हीं से रिलेटेड होता है। फिजिकल फीचर यानी कि उन्हीं की वजह से मौसम क्या होता है, अच्छा होता है, यानी कि बारिश वगैरह मौसम आता है, ठंडा मौसम आता है। ठीक है, वहाँ की मिट्टी अच्छी होती है, जंगलों की मिट्टी अच्छी होती है, और उन्हीं की वजह से जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, जो फॉरेस्ट के जानवर होते हैं वो सेफ़ रह पाते हैं। यानी कि जो जंगल ज़्यादा घना होगा वहाँ पे जानवर अच्छी तरह से सेफ़ रह पाएंगे और उनकी लाइफ लंबी हो पाएगी। जैसे क्या कि जो टाइगर हैं, यानी कि जो लायन वगैरह हो, काफ़ी कम नंबर में बचे, यानी कि आने वाले 100-200 सालों में क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि आपके बच्चा के बच्चा, जब यानी कि जो आपका लड़का होगा, उसका लड़का जो होगा वो शायद टाइगर या लायन को ना देख पाए। क्यों? क्योंकि लोग काफ़ी तेज़ी से इसका शिकार कर रहे हैं। ठीक है, इन जानवरों का। तो जंगल काफ़ी ज़रूरी है। कई जंगल में और कई भी चीज़ पाई जाती हैं, जैसे कई तरह के पेड़ पाए जाते हैं। जैसे ट्री, यानी कि साल क्या एक तरह का पेड़ है। शीशम आप लोग देखे होंगे गांव में, टीक, बनियान एक बरगद, नीम का पेड़ आप लोग देखा होगा, पीपल, आंवला, बम्बू, सारे चीज़ कहाँ पाए जाते हैं, जंगलों में। और कुछ जो खर वगैरह होते हैं, खरपतवार यानी कि ग्रास वगैरह पाए जाते हैं, कई तरह के बड़े बड़े लिखा है ना, टॉल ग्रासेस पाए जाते हैं, क्रेन्स पाए जाते हैं, क्रीपर्स एंड क्लाइमर्स आर आल्सो गो देयर। क्रीपर्स और क्लाइमर मैंने इसके साइंस में ही इसी क्लास में लगभग दूसरे या तीसरे चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। ये कहता क्या होते हैं, एक तरह के घास फूस होते हैं जो काफ़ी तेज़ी से किसी पेड़ पे चढ़ जाते हैं। नहीं, पेड़ पे चढ़े होते हैं इस तरीके से, उन्हें हम क्लाइंबर कहते हैं। अब कह रहा है कई तरह के जानवर भी पाए जाते हैं। हम देखा कई तरह के पेड़ पाए जाते हैं, कई तरह के जानवर पाए जाते हैं। कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, मैमल्स पाए जाते हैं, बर्ड्स, रिप्टाइल्स, इंसेक्ट, वर्म्स, माइक्रोब्स, और कुछ ह्यूमन ट्राइब्स भी। ह्यूमन ट्राइब्स यानी कि जंगली लोग नहीं होते हैं, जंगल में लोग रहते हैं, बाल वगैरह लेके पान लेके चलते रहते, शिकार करते हैं, तो वो भी लोग वहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर क्या होती हैं, पाई जाती हैं। और क्या दिया है, देखो यहाँ पे आपके लिए जानना ज़रूरी है, मतलब क्या एक नोट है जो आपको जानना समझना है। कह रहा है जो पार्क्स वगैरह होते हैं, पार्क नहीं होते हैं, नेशनल पार्क होता है, एग्रीकल्चर लैंड होता है जहाँ पे खेती वगैरह होती है, अगर उनको छोड़ के बात कर रहा, अगर उन लोग को छोड़ के ही जंगल कहा जाता है। यानी कि जंगल वो पार्ट होता है जो नेचुरली ग्रो हो, यानी कि नेचर उसको क्या करे, उसको जन्म दे, उसको बड़ा करे और उसको पाले पोसे। ठीक है, इंसानों के द्वारा तो बनाया गया पार्क, नेशनल पार्क है, सेंचुरी है, वो जंगल में नहीं आता, वो इनसे अलग है। ठीक है, तो बस इतना कहना चाह रहा है कि जो जंगल होता है वो नेचुरली क्या होता है, फॉर्म होता है, यानी कि नेचर उसे बनाता है, कोई इंसान नहीं क्रिएट करता है, बल्कि इंसान उसे तबाह करते हैं। ठीक है, जंगल को इंसान नहीं बनाते हैं, वही यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा है, कह रहा है कि इंडिया में, यानी कि भारत में 21% जो है टोटल जियोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट का है। यानी कि अगर भारत को 100% में डिवाइड करते हैं, ठीक है, हमारे भारत को 100% में डिवाइड करते हैं, तो उसमें से 21% एरिया क्या है, हमारा जंगल है। यानी कि भारत में 20% एरिया जंगल है और 80% एरिया में हमारा पहाड़ आते हैं, नदियाँ आती हैं, हम जहाँ रहते हैं वो आता है। ठीक है, सिटीज़, गाँव, ये सब आते हैं, और 20% क्या है, जंगल है। यानी कि भारत में 20% क्या है, बस जंगल है, और रहने वाले 80% लोग हैं। इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, क्योंकि पेड़ों की संख्या बहुत तेज़ी से घट रही है। अब क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है इंडिया में लगभग 45,000 तरह के प्लांट पाए जाते हैं। सोचो, पौधे पाए जाते हैं 45,000 तरह के, यानी कि एक तरह का पौधा नहीं। जैसे मान लेते हैं मैंगो हो गया, नीम हो गया, पीपल हो गया, है ना, कितने तरह के हो गए, 3 तरह के हो गए। तो वैसे ही 45,000 तरह के पौधे पाए जाते हैं, या प्लांट्स या ट्री पाए जाते हैं इंडिया में से। सिर्फ इंडिया में से ही पाए जाते हैं, पूरे वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है, पूरे भारत की बात हो रही है अभी। 45,000 तरह के पौधे और 81,000 तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे हमारा मंकी हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, कई तरह के जानवर, गधे हो गए, बंदर हो गए, ठीक है, लायन, टाइगर, ये सब क्या है, अलग तरह के जानवर हैं। तो वैसे ही 81,000 तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं सिर्फ भारत में। अभी वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है। सोचो हमारा कितना बड़ा डाइवर्सिटी है, जहाँ पर कई तरह के एनिमल, कई तरह के पेड़ वगैरह पाए जाते हैं।
इसलिए इसको मेगा डाइवर्सिटी कहा गया है। कहा गया है इट इज़ कॉल्ड मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री। बम्बू इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट ऑन द अर्थ। देखो जो जंगल होता है ना, जंगल में जो सबसे तेज़ी से पेड़ कोई अगर ग्रो होता है तो होता है बम्बू, यानी कि बांस। गांव में जो बम्बू नहीं होते हैं जिसे बांस कहते हैं, बसवारी जिसे कहते हैं, तो जंगल में भी अगर बम्बू होता है तो सबसे तेज़ी से अगर कोई प्लांट ग्रो करता है, ठीक है, तो होता है बम्बू, यानी कि लगभग साल 2 साल के अंदर ही पूरी तरह से बड़े हो जाएंगे। बाकी जो पेड़ होते हैं उनमें टाइम लगता है, 2-3 साल, 4 साल, 5 साल लगते हैं, लेकिन बम्बू सबसे तेज़ी से ग्रो करता है। पूरे पृथ्वी की बात हो रही है, ठीक है, पूरे पृथ्वी पर सबसे तेज़ी से कौन ग्रो करता है? बम्बू। और एक चीज़ और रखिएगा, एग्ज़ाम में आ सकता है 1 वर्ड में कि हमारे इंडिया को, ठीक है, मेगा बायोडाइवर्सिटी क्यों कहा गया है, यानी कि मेगा बायोडाइवर्सिटी क्यों कहा है? इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर 45,000 तरह के प्लांट और 81,000 तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसको मेगा बायोडाइवर्सिटी कहा गया है। और सबसे तेज़ी से प्लांट कौन ग्रो करता है? बम्बू। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हमारे ओरिजिनल टॉपिक पे, क्या है? लेयर इन अ फॉरेस्ट। ये क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है जंगल में देखो कई तरह के पेड़ होते हैं। भाई एक ही तरह का पेड़ होता नहीं है, जंगल में कई तरह के पेड़ होते हैं, ठीक है। इसमें दिखाया है ना, इस तरह के पेड़ होते हैं, कोई बड़ा होगा, कोई झंझार होगा, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई आम का पेड़ होगा, मतलब अलग तरह के पेड़ होते हैं। तो उसी को हमको बांट दिया गया है, यानी कि पेड़ों को शेप और हाइट के आकार पे, यानी कि उनके शेप के, यानी किस तरह के हैं और किस हाइट के हैं, उनको उन्हीं के आधार से बांटा गया है 4 भागों में, ठीक है। तो वही लेयर कहलाता है, यानी कि लेयर ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि पेड़ों के शेप्स को देखकर और उनके हाइट को देखकर, यानी कितने लंबे हैं, उनको बांटा गया है 4 भागों में। कौन कौन से हैं? सबसे पहला भाग आता है इमर्जेंट लेयर, दूसरा आता है हमारा कैनोपी लेयर, तीसरा आता है अंडर स्टोरी लेयर, चौथा आता है हमारा फॉरेस्ट फ्लोर। सबसे पहला देखते हैं इमर्जेंट लेयर क्या होता है। तो देखो इमर्जेंट लेयर क्या होता है, ये सबसे लंबे पेड़ पाया जाता है, यानी कि इस लेयर में होता है जो इसको जो भाग होता है, यानी कि ये जो पार्ट होता है, इसमें ऐसे पेड़ होते हैं जो सबसे टालेस्ट होते हैं। लिखा है ना, टालेस्ट ट्रीज इसमें लेवल आते हैं, यानी कि आपको अगर लिखना होगा एग्जाम में आएगा कि इमर्जेंट लेयर क्या होता है, तो आप लिखेंगे कि इमर्जेंट लेयर वो होता है जंगल का, यानी कि जंगल का वो लेयर जिसमें सबसे टालेस्ट पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? इमर्जेंट लेयर। और कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? एनिमल्स लाइक बर्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है, बटरफ्लाइज वगैरह, ठीक है, स्मॉल मंकी जो छोटे छोटे बंदर रहते हैं वो सब, बैट्स, स्नेक्स एंड बग्स, ये सारी चीज़ें, ये सारे जानवर इन पे पाए जाते हैं। आप लिखा गया ABCD, तो ये ए वाला हमारा पढ़ रहा है, यानी कि इमरजेंट, यानी कि सबसे लंबे यही होते हैं। कौन वाले? इमरजेंट। इसका नाम भी इमरजेंट है। इमरजेंट मतलब क्या होता है? बाहर की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इमरजेंट क्या होते हैं? सबसे लंबे पेड़ होते हैं, यानी कि टालिस ट्री होता है, ठीक है। इसको ओवर स्टोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवर स्टोरी, यानी कि हद से ज़्यादा बड़े होते हैं सब, ठीक है। कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? बटरफ्लाई, स्मॉल मंकी, बैट वगैरह। अब आते हैं हमारे दूसरा कैनोपी लेयर। कैनोपी लेयर ये बी वाला है, यानी कि इसके जस्ट छोटे वाले। जो दूसरा होता है हमारा कैनोपी लेयर, ये बी वाला पार्ट है। ये देखो, ये सबसे थिक लेयर होता है, यानी कि सबसे मोटे मोटे पेड़ होते हैं, यानी कि ऐसे पेड़ होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मोटे मोटे होते हैं, यानी कि इनका जो पेड़ रहता है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा रहता है और थिक फॉइलेज से बना होता है, यानी कि यहाँ पर बारिश ठीक ठाक मात्रा में हो जाती है। लिखा है ना, दिस इज़ द थिकेस्ट लेयर, यानी कि ये भी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन किससे? हमारे इमरजेंट लेयर से छोटे होते हैं, और ये उनसे तगड़े होते हैं। तगड़े यानी कि हैवी होते हैं, थिकेस्ट होते हैं, यानी थिकेस्ट बोला यानी कि सबसे मोटा पेड़ यही होता है, कैनोपी लेयर, ठीक है। पूछता है कोई कैनोपी लेयर क्या है, तो कैनोपी लेयर वो लेयर है जंगल का जहाँ पर सबसे मोटे मोटे, सबसे तगड़े तगड़े पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। कह रहा है ये इतने तगड़े होते हैं कि इनका जो रूट्स होता है, यानी कि जो उनका जड़ें होती हैं वो ज़मीन तक पहुँच नहीं पाती हैं, नहीं ऊपर से होता है पौधा, ब्रांचेस होती हैं, वो नीचे तक आ नहीं पाती हैं, ठीक है। और इतने काफ़ी ज़्यादा जटिल होते हैं। इनको एयर प्लांट भी कहा गया है, कैनोपी लेयर को एयर प्लांट कहा गया, यानी कि एयर प्लांट यानी कि हवा के पेड़, जिससे ये ज़्यादातर मतलब ऊंचाई पर रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनका जो रूट रहता है वो ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए इनको एयर प्लांट कहा गया। तो पूछ सकता है कि दो चीज़ें यहाँ पर देखो, हम देख लिए हैं। पहला चीज़ क्या है? कैनोपी लेयर। कैनोपी लेयर वो लेयर होता है जंगल का जहाँ पर सबसे मोटे पेड़ पाए जाते हैं और इनका भी हाइट ठीक ठाक होता है, और इनको एयर प्लांट भी कहा गया है। एयर प्लांट यानी कि हवा वाले पेड़। क्योंकि हवा वाले पेड़ क्यों कहा गया है? क्योंकि उनका जो रूट्स होता है, यानी कि जो जड़ें होती हैं वो डोंट रीच इन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती हैं। दो चीज़ देखा हमने, ठीक है। थिकेस्ट लेयर होता है और एयर प्लांट्स कहा जाते हैं। तो कौन कौन से जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं? इन्हें यहाँ पर भी बर्ड्स पाए जाते हैं, मंकीज़ पाए जाते हैं, ठीक है, फ्रॉक्स, स्लॉथ, लिजर्ड, स्नेक्स एंड मेनी तरह के, कई तरह के इंसेक्ट पाए जाते हैं, कीड़े पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कैनोपी लेयर। तीसरा आता है हमारा अंडर स्टोरी लेयर। तो तीसरा आता है हमारा, ये कह रहा कि ये ऐसे लेयर होते हैं, यानी कि ऐसे लेयर होते हैं इनके पास काफ़ी बड़े बड़े वाइन्स होते हैं। वाइन्स यानी कि दारू वाला वाइन्स नहीं, एक तरह का कांटा होता है, ठीक है। डेंस वेजिटेशन होता है, यानी कि इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ग्रास वगैरह, घास वगैरह आता है, क्योंकि इनकी हाइट छोटी होती है। मतलब किससे छोटी होती है? कैनोपी लेयर से। लेकिन ये भी एक तरह से क्या होते हैं? जायंट और लंबे पेड़ होते हैं। ये भी मतलब दिख रहा है ऐसा इंसानों से बड़े होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे पेड़ होते हैं
ठीक है, जिसका वेजिटेशन काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, यानी कि ये थोड़ा डेंस होते हैं। इनकी रोशनी, जो सूरज की रोशनी होती है, इनके ऊपर नहीं गिर पाती है। क्यों नहीं गिर पाती है? क्योंकि इनके ऊपर दो पेड़ और हैं, यानी कि कैनोपी लेयर है और ये इमरजेंट लेयर है, जिसकी वजह से धूप की रोशनी अंडर स्टोरी के ऊपर नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो ये छोटे पेड़ होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा श्रब्स वगैरह, घास वगैरह चढ़ जाते हैं, यानी कि घास वगैरह लपेट दिए जाते हैं, क्योंकि हाइट इनकी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। और कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं बर्ड्स, यहाँ भी पाई जाती हैं बटरफ्लाइज, फ्रॉग, स्नैक, सांप वगैरह। ठीक है, तो ये है अंडर स्टोरी, यानी कि बीच वाला पार्ट। ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ना ही ऊंचे हैं ना ही बहुत ज़्यादा छोटे हैं, यानी कि यहाँ पर एक तरह से घास फूस वगैरह ज़्यादा है। तीसरा आता है फॉरेस्ट फ्लोर, यानी कि ये सबसे नीचे वाले होते हैं, यानी कि सबसे नीचे वाले, यानी कि ये सबसे डार्क लेयर में होते हैं, यानी कि सबसे नीचे में। यहाँ धूप भी, यहाँ पर भी धूप नहीं पहुँच पाता। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर 3 लेयर हैं। एंड पहले बात तो अंडर स्टोरी तक ही नहीं पहुंच पाया, यानी कि अंडर स्टोरी तक ही धूप नहीं पहुंच पाता, तो यहाँ तक कहाँ से पहुँच पाएगा? इसलिए बोला फ्लोर यानी कि सबसे नीचे वाला ही पार्ट होता है जंगल का। तो बोला दिस लेयर इज़ डार्क, ये काफ़ी अंधेरा होता है यहाँ पर। और डैम्प यानी कि गड्ढे वगैरह होते हैं। ठीक है, जिसमें फुल ऑफ मेनी डेड लीव्स, ट्विंग्स एंड डेड प्लांट, यानी कि जहाँ पर कई सारे मरे हुए पौधे रहते हैं। ठीक है, डंटियाँ रहती हैं और सड़े हुए प्लांट रहते हैं, यानी कि मतलब ऐसे पौधे जो सड़ गए रहते हैं, यानी कि सबसे नीचे वाला ग्राउंड जो है रहता है ना, सबसे नीचे वाला ग्राउंड, ये वाला पार्ट, डी वाला पार्ट, ये वाला। ठीक है, इसको बोलते हैं हम फॉरेस्ट फ्लोर। देखो, ये जो फॉरेस्ट लेयर होता है, ना यहाँ पर हवा चल पाती है, ना यहाँ पर बारिश पहुँच पाती है। क्यों? क्योंकि ये सबसे नीचे वाला होता है, इसके ऊपर 3 पेड़ लेयर होते हैं। ठीक है, 3 पेड़ होते हैं। ठीक है, अंडर स्टोरी होता है, कैनोपी लेयर होता है, इमरजेंट लेयर होता है, जिसकी वजह से यहाँ तक सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है। और अब पड़ती भी है तो बस 2%, यानी कि अगर 100% मात्रा में सूरज की रोशनी आ रही है पृथ्वी पे, 100% में बस 2% रोशनी इसके पास पहुंच पाती है। किसके पास? फॉरेस्ट फ्लोर के पास। यानी कि ये सबसे डार्क एरिया होता है, जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं आ पाती है, ना ही हवा वगैरह पहुँच पाता है, ना ही धूप वगैरह पहुँच पाती है। ठीक है, और क्या कह रहा है, कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं यहाँ पर? पाए जाते हैं वो जानवर जो पेड़ों पे नहीं चढ़ सकते, जैसे कि जैगुआर, लायन, टाइगर, गोरिल्ला, लियोपार्ड, अफ्रीका टाइगर, देखो सारे एलिफेंट, यानी जो भी चीज़ें जो पेड़ों पे नहीं चढ़ सकती है। कि पेड़ों पे कौन कौन नहीं चढ़ सकते? हाथी हो गया, जानवर कौन, टाइगर हो गया, लायन हो गया, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? इस फॉरेस्ट फ्लोर पे। लिखा नाम से ही सारा चीज़ छुपा। फ्लोर यानी कि नीचे वाला पार्ट नहीं होता है, ग्राउंड में आपका घर होता है फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर है, यानी कि सबसे नीचे वाला फ्लोर है, यानी कह सकते हैं ग्राउंड फ्लोर है ये। ठीक है, ये हमारा 4 लेयर था। अगर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है भाई, जाहिर सी बात है क्यों ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम में देखो, एग्ज़ाम में अगर आएगा कि वाई फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है, तो मैं रीजन्स बताते जा रहा हूँ, रीजन्स को ध्यान से समझते जाइएगा और वही एग्ज़ाम में लिखना है। सबसे पहला रीजन आता है कि फॉरेस्ट प्योरीफाई एयर एंड हेल्प अस टू ब्रीथ, यानी कि जंगल होते हैं, जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतने ज़्यादा ऑक्सीजन होंगे, ये तो आप लोग जानते होंगे ना। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि जितना ज़्यादा फॉरेस्ट होगा उतना ही ज़्यादा एयर को क्या करेगा? प्यूरीफाई करेगा, यानी कि साफ़ करेगा। साफ़ यानी कि ऑक्सीजन में बढ़ाएगा, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाएगा, जिसकी वजह से हम अच्छे से सांस ले पाएंगे। ठीक है, तो पहला रीजन तो ये हो गया, प्यूरीफाई एयर एंड वी ब्रीथ। कह रहा है जो हमारा फॉरेस्ट है उसमें जितना ज़्यादा पेड़ होगा उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो पेड़ क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा और मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा एटमॉस्फेयर में। कह रहा है एक एडल्ट पेड़ है, यानी कि एक मतलब बड़ा पेड़ है, यानी कि जैसे मान लेते हैं आम का पेड़ हो गया ना, जिससे उसमें आम आ रहा है, तो काफ़ी बड़ा पेड़ है। कह रहा है एक बड़ा पेड़ 10 लोगों को ऑक्सीजन दे सकता है एक टाइम पे, यानी कि अगर एक पेड़ है तो एक पेड़ लगभग 10 लोगों को ऑक्सीजन दे सकता है, यानी हैवी पेड़ रहा तो, यानी कि बहुत बड़ा पेड़ रहा तो। ठीक है, उसका नाम क्या है? कह रहा है प्लैंक्टॉन्स आर मोर प्रोफोलिक, यानी कि प्लैंक्टॉन्स ऐसे पेड़ होते हैं जो मतलब इनका अलग वे होता है सांस लेने का। ठीक है, ये मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन को क्या करते हैं? छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमको काफ़ी आसानी होती है। तो ऐसे पेड़ यानी कि प्लैंक्टन्स जैसे पेड़ एक टाइम पे 10 लोगों को ऑक्सीजन दे सकते हैं। और दूसरी बात क्या कह रहा है कि जंगल को क्या कहा गया? लंग्स कहा गया है, ग्रीन लंग्स कहा गया है, यानी कि पृथ्वी का लंग्स कहा, जैसे हमारे अंदर भी लंग्स होते हैं जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं, तो ऐसे ही पृथ्वी का लंग्स क्या है? जंगल, यानी कि फॉरेस्ट है। देखो यहाँ पर लिखा गया है कि फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड नेचर्स लंग्स और ग्रीन लंग्स, यानी कि इसको याद रखिएगा, 1 वर्ड में या MCQ में आ सकता है कि जंगल को किस नाम से और जाना गया है? नेचर का लंग, यानी कि प्रकृति का लंग्स कहा गया है, फेफड़ा कहा गया है, या ग्रीन लंग्स कहा गया है पृथ्वी का। ठीक है, दूसरा रीजन आता है क्यों जरूरी है हमारा जंगल? सोर्स ऑफ फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल, यानी कि यही सोर्स है हमारा जिससे हमारा खाना मिलता है, फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, और जानवरों के लिए रहने के लिए जगह मिलता है, यानी कि जितने जानवर हैं लायंस वगैरह वहाँ पर रहते हैं। कह रहा है जितने भी तरह के एनिमल होते हैं, चाहे कार्निवोरस हो गए चाहे हार्बिवोरस हो गए। अब कार्निवोरस हार्बिवोरस क्या होते हैं मैंने बताया है, फिर भी बता दे रहा हूँ। हार्बिवोरस वो होते हैं जो हर्ब्स खाते हैं, हर्ब्स यानी कि घास फूस खाते हैं। ठीक है,
और कार्निवोरस होते हैं जो कान खाते हैं, कार्न यानी कि मीट वगैरह खाते हैं। तो इन दोनों तरह के जानवर को जंगल में क्या होता है, खाना भी मिलता है और रहने के लिए जगह भी मिलती है। तो जंगल किसके लिए ज़रूरी है, इंसानों के लिए भी, साथ ही साथ जानवरों के लिए भी, और खाना भी मिलता है जंगल से। ठीक है, कह रहा है लगभग अगर 100% मान लेते हैं एनिमल है, मान लेते हैं पूरी दुनिया में, मैंने बताया ना कि 81,000 तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो 81,000 में मान लेते हैं 100% क्या है, 81,000। तो 100% में 80% जानवर ऐसे हैं जो इस फॉरेस्ट में रहते हैं, यानी कि इस जंगल में रहते हैं, यानी कि इस मेगा बायोडाइवर्सिटी में रहते हैं। तो वही लिखा है नियरली हाफ ऑफ द स्पीसीज, यानी कि 81,000 में से लगभग 80%, यानी कि लगभग 80% कहना है, यानी कि 60,000 जानवर कहाँ रहते हैं, इस जंगल में रहते हैं। यहाँ पर कई तरह के रेन फॉरेस्ट हैं। ठीक है, कई तरह के जंगल है जहाँ पर कई तरह के जानवर, कई तरह के पौधे पाए जाते हैं। जो फॉरेस्ट होता है वहाँ के जो जानवर होते हैं वो एक तरह के सेफ होते हैं जंगल में, क्योंकि जंगल क्या होता है, डेंस होता है और बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रहता है उन जानवरों के लिए जो जानवरों का शिकार होता है ज़्यादा मात्रा में। जंगल क्या होगा, जितना ज़्यादा डेंस होगा उतनी आसानी से वो भाग जाएंगे शिकारियों से, वो बचे रहेंगे। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या कह रहा है कि बिग कैट्स हंगरी हार्बीवोर्स इन चेक, यानी कि जंगल में कई तरह के जानवर होते हैं। मेन चीज़ यही कह रहा है कि जो हमारा जंगल है उतर क्या है, कई तरह के खाने और फ्रूट्स को प्रोवाइड कराता है और जंगली जानवरों के लिए उनका घर बना रहता है। तो इसलिए हमारे लिए जंगल जरूरी है। तीसरा रीज़न क्या है हमारा, शेल्टर फॉर पीपल, यानी कि जंगल एक तरह से इंसानों के लिए भी ज़रूरी है, इंसानों के लिए रहने के लिए। जैसे क्या होता है, जो इंसान रहते हैं जब उनका पॉपुलेशन बढ़ता है तो क्या करते हैं, जंगल को काट के अपना घर बना लेते हैं। तो इसी वजह से इंसानों के लिए भी ज़रूरी हो गया है जंगल। नेक्स्ट कह रहा है जो जंगली लोग होते हैं, यानी कि जो ट्राइबल लोग होते हैं, नहीं ट्राइबल मतलब कि जो क्या बोलते हैं उनको, आदि वगैरह, आदि मानव नहीं बोलते हैं, आदि मानव, तो वो लोग वहीं पर रहते हैं ट्राइबल वगैरह में। ठीक है, उनको उन लोग को शेल्टर मिलता है, यानी कि उनको भी एक तरह से जगह मिलता है रहने के लिए जंगल में। वो लोग क्या खाते पीते हैं, वो लोग कलेक्ट करते हैं हनी को, हनी यानी कि मधुमक्खियों जो छत्ता रहता है वहाँ से हनी को कलेक्ट करते हैं। फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, जंगल से ही मिलता है, रूट्स, पत्तियाँ, जानवरों का शिकार करते हैं जंगल से ही, बर्ड्स वगैरह वहीं पर रहती हैं, उनको खाना भी वही मिलता है। ठीक है, सारी चीज़ जंगल से उनको मिलता है। तो जंगल क्या है, इंपॉर्टेंट है पीपल के लिए। कैसे पीपल के लिए, ट्राइबल पीपल के लिए, जो ट्राइबल वगैरह लोग रहते हैं, यानी कि जंगली लोग। ठीक है, वो किस पे डिपेंड रहते हैं, वो जंगल के ही पेड़ पौधों पे डिपेंड रहते हैं, जंगल के ही खाने पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, वहाँ के बम्बू उनका घर रहता है, यानी कि जो वहाँ की बाँस होती है, बम्बू जो होता है वहाँ का, उसी से वो अपना क्या करते हैं, काम चलाते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि वो लोग जंगल की चीज़ों से क्या बनाते हैं, बास्केट बनाते हैं, मैट्स बनाते हैं, मैट्स यानी कि जो बिछाने वाला होता है। ठीक है, उसको बनाते हैं, और भी चीज़ कई तरह के बताते हैं, जैसे बम्बू, केन, लीव्स एंड ग्रासेस फ्रॉम फॉरेस्ट, यानी ये सब चीज़ें जंगल से उनको मिलता रहता है और उसी से वो अपना क्या करते हैं, गुजारा करते हैं, यानी कि बम्बू से अपना घर बनाते हैं। ठीक है, और जो घास फूस रहता है उससे अपना बास्केट मैट वगैरह बना के अपना जीवन को काटते रहते हैं, यानी कि फॉरेस्ट पीपल भी क्या करते हैं, फॉरेस्ट पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, चौथा रीजन क्यों जरूरी है हमारा जंगल, रेगुलेट क्लाइमेट एंड रेनफॉल, यानी कि जंगल की वजह से ही क्या हो रहा है, बारिश आ रहा है और कई सारे मौसम को बदलाव हो रहा है, यानी कि अच्छे ठंडे मौसम पड़ते हैं हम जंगल की वजह से ही। देखो यहाँ डिटेल में दिया कर रहा है कि जो जंगल होता है, जो जंगल के पेड़ होते हैं वो ठंडा यानी कि हवा को क्या करते हैं, वो कूल करते हैं, यानी कि जो गर्म हवाएं रहती हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ठंडी हवा को छोड़ते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं जंगल के पेड़, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो ठंडा हो जाता है। और जंगल की वजह से क्या होता है, रेनफॉल होता है, यानी कि इसी की वजह से कॉजेस इंक्रीज इन रेनफॉल, यानी कि जितना ज़्यादा पेड़ होगा उतना ज़्यादा जंगल होगा और ना ही ज़्यादा बारिश होगा। जब बारिश होगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर को खेती में बढ़ोतरी होगी और सबको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो जंगल इसलिए भी ज़रूरी है। पांचवा रीजन क्यों जरूरी है, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, यानी कि मिट्टी को बहने से रोकते हैं। ठीक है ना, द रूट्स ऑफ ट्री बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स एंड, यानी कि जो पेड़ों के जो रूट्स होते हैं, जो जड़ें होती हैं, मिट्टी को ऐसे कस के पकड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से जब हवा चलती है, जब बारिश वगैरह होती है तो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाती है। ठीक है, तो इसलिए भी ज़रूरी है पेड़, यानी कि अगर ज़्यादा पेड़ लगेंगे तो ज़्यादा मिट्टी क्या होगा, सेव होगा, यानी कि सेव मिट्टी वो बची रहेगी एक जगह पे। तो सॉइल इरोजन को भी क्या करता है, रोकता है, जिसकी वजह से रेन वाटर या हवा की वजह से मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है। तो पांचवा रीजन क्या है, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। छठवां रीजन क्या है, क्यों जरूरी है जंगल हमारे लिए, कीप अर्थ कूल, यानी कि पृथ्वी को एक ठंडा रखता है। और ठंडा कैसे रखता है, वही चीज़ ये भी करता है, यानी कि CO2 को जो कंसंट्रेशन रहता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके यानी ग्लोबल वार्मिंग जो रहता है CO2 की वजह से होता है ना, यानी कि गर्म CO2 की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। तो ग्लोबल वार्मिंग को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और मैक्सिमम मात्रा में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ठंडा इन्वायरमेंट हो जाता है, यानी कि जो हमारा वातावरण रहता है वो ठंडा हो जाता है। तो 6 रीजन्स हैं, 6 में से कोई भी आप 5 रीजन याद करके लिख देते हैं एग्जाम में, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। उनके अलावा भी कई सारे रीजन, इन 6 अलावा के रीजन भी कई सारे रीजन्स हैं। और क्या रीजन्स है, 7वां रीजन क्या है हमारा, फाइट फ्लडिंग, यानी कि पेड़ों की, यानी कि जंगलों की वजह से ही बाढ़ वगैरह नहीं आता है। देखो जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जब पेड़ नहीं रहेंगे तो क्या होगा, सारा का सारा पानी गाँव में चला आता है, जिसकी वजह से शहरों में चला आता है, जिसकी वजह से बाढ़ आ जाता है।
जंगल रहेंगे तो क्या होगा, जो उनके रूट्स रहेंगे पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से पानी बहकर गांव में या शहर में नहीं आ पाएगी। तो क्या करता है, फ्लड को यानी कि बाढ़ को भी रोकता है। तो लिखा है ना, दे हैव द ग्राउंड एब्जॉर्ब मोर ऑफ फ्लैश फ्लूड, यानी कि जो फ्लड रहता है उसको लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब यानी कि सोख लेते हैं, जिसकी वजह से बाढ़ वगैरह नहीं आ पाता है, ठीक है। तो ये रिड्यूस करता है सॉइल लॉस को भी और प्रॉपर्टी डैमेज बाय द सोइंग टू फ्लो, यानी कि जो मिट्टी बह जाती है उसको भी रोकता है और बाढ़ वगैरह को भी रोकते हैं। कौन, जंगल। तो जंगल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 7वां रीजन हो गया फाइट फ्लडिंग, यानी कि बाढ़ से ये लड़ता है। 8वां क्या है, रिफिल एक्वाफायर। एक्वाफायर क्या होता है, मैंने पिछले चैप्टर में बताया है, पृथ्वी का जो सारा पानी रहता है ना इसी एक्वाफायर में रहता है, ठीक है। मान लेते हैं हमारा अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे खेती वगैरह होती है, यानी कि अगर जब बारिश होता है तो इसी खेती में गिरती है, ठीक है। जब बारिश होता है तो जब मिट्टी एब्जॉर्ब करती है तो एब्जॉर्ब करके इसी एक्वाफायर में लाती है, यानी कि एक्वाफायर वो जगह होता है जहाँ पर सारा पानी इकट्ठा होता है ज़मीन के अंदर, यहीं से जो नल वगैरह रहता है यहीं के पाइप यहाँ तक आता है, यहाँ से पानी फिर ऊपर जाता है। तो एक्वाफायर वो जगह होती है जहाँ पर बारिश का पानी या कोई भी पानी ज़मीन के अंदर इकट्ठा होता है, ठीक है। तो उसका रहा कि उसको रिफ़िल करती है, यानी कि उसको भरती है, यानी कि जितना ज़्यादा जंगल होगा क्या करेगा, जंगल क्या करेगा, जब बारिश होगा, जब बारिश का पानी एब्जॉर्ब करके उस रिफ़िल को भरेगी, यानी कि जो एक्वाफायर होगा वो जगह होगी जहाँ पर पानी भरा जा रहा था, उस जगह को क्या करेगा, उस पानी को भर देगा, यानी कि जिसकी वजह से कुआं जो वगैरह रहेगा, जो नदी वगैरह रहेंगी वो पूरी तरह से भरी रहेंगी और पानी की कमी नहीं होगी। तो जंगल इसलिए हमारे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखो वही लिखा है, इट रोल्स अक्रॉस द सर्फेस बट दे कैन नॉट एब्जॉर्ब अ फॉल वाटर दैट गेट्स पेट्स द ट्रिकल्स, मतलब कुल मिला के वही दिया गया है जो मैंने समझाया है, ठीक है। तो क्या करता है, ग्राउंड वाटर में जाके, यानी कि जो ग्राउंड वाटर रहता है, जो ज़मीन के अंदर पानी रहता है उसको ये भर देता है, कौन, हमारा जंगल। तो जंगल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंसानों के लिए भी, मतलब सारी चीज़ों के लिए, यानी कि लिविंग थिंग्स के लिए जंगल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9वां रीजन क्या है, ब्लॉक विंड, यानी कि हवा को ये रोकता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कहना चाह रहा है कि देखो जो जंगल किनारे जो खेती करते हैं, यानी कि जो जंगल किनारे लोग रहते हैं, नहीं होता है कि ये जंगल रहता है अगल बगल लोग रहते हैं खेती वगैरह करते हैं, तो जो जंगल के किनारे जो खेती करते हैं उनका जो फसल होता है वो काफ़ी अच्छे से फल फूल पाता है, जिससे वजह से जिससे जो हवाएँ आती होंगी बहुत तेज़ी से हवाएँ बहती हैं, क्या करती है, फसल को गिरा देती हैं। फसल गिरने के बाद क्या होता है, फसल ख़राब हो जाती है, यानी कि कई मान लेते हैं गाँव में जब आप लोग जाते होंगे देखते होंगे फसल क्या होता है, गिर जाता है, यानी कि फसल क्या होते हैं, ज़मीन पे पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से फसल नुकसान हो जाता है। तो जो खेती जंगल किनारे होती हैं वहाँ के फसल नहीं गिरते हैं, यानी कि वहाँ के फसल पूरी तरह से खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से फसल अच्छा होता है। तो वही कह रहा है कि जो जंगल के किनारे लोग रहते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, उनकी खेती अच्छी होती है, यानी कि जो जंगल के पेड़ रहते हैं उन हवाओं को रोक देते हैं, जिसकी वजह से फसल नुकसान नहीं होता है। दूसरा रीज़न क्या है कि जो जंगल के अंदर जो भेड़िया वगैरह रहते हैं, भेड़िया यानी कि जो जानवर वगैरह रहते हैं वो क्या करते हैं, आते हैं, जो खेत में जो चूहे वगैरह रहते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं उन चूहों को वो लोग खा जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो खेत की मिट्टी होती है अच्छे से ग्रो कर पाती है, यानी कि जो प्लांट्स वगैरह रहते हैं, जो फसल रहता है अच्छे से ग्रो कर पाता है और काफ़ी अच्छे मात्रा में प्रोडक्शन हो पाता है। तो ये 2 रीज़न है जिसकी वजह से क्या होता है, जंगल के जो आसपास खेती होती है वो काफ़ी अच्छे से हो जाती है। तो ब्लॉक विंड मतलब कहने का मतलब वो है कि जंगल क्या करते हैं, हवाओं को रोकते हैं, जिसकी वजह से फसल अच्छा होता है। 10वां रीज़न क्या है, कीप डर्ट इन इट्स सेफ प्लेस एंड क्लीन अप डर्टी सॉइल, यानी कि जो जंगल वगैरह रहते हैं तो क्या करते हैं, सॉइल को सेफ रखते हैं और गंदा होने से बचाते हैं। कैसे बचाते हैं, देखो जो पेड़ के जो रूट्स होते हैं जो ज़मीन के अंदर रहते हैं उस ज़मीन को जो मिट्टी होती है उसको पकड़े रहते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी क्या होती है, निकल नहीं पाती है। जब मिट्टी निकलेगी नहीं तो हवा में मिलेगी नहीं, जब हवा में मिलेगी तो हवा गंदा नहीं होगा। तो वही कह रहा है, क्या करता है, उस जगह को साफ़ रखता है और मिट्टी को गंदा नहीं होने देता है, ठीक है। तो पेड़ जितना ज़्यादा पेड़ होगा उतना ज़्यादा मिट्टी को क्या करेंगे, कसे रहेंगे, यानी कि दबाए रहेंगे, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट क्या होगा, गंदा नहीं होगा। तो इस तरीके से कह रहा है कि इसकी वजह से भी, जंगल की वजह से ही हमारा क्या इन्वायरमेंट साफ़ होता है, ठीक है। तो 10वां रीज़न हो गया। 11वां रीज़न क्या है, सोर्स ऑफ यूज़फुल मटेरियल, यानी कि जंगल हमें कई तरह के मटेरियल्स देते हैं। कौन कौन से मटेरियल देखते हैं, जैसे कि तो क्या क्या देते हैं, फ्यूल देते हैं। फ्यूल यानी कि लकड़ी देते हैं जलाने के लिए, आग वगैरह, जिसे, ठीक है, जो गरीब लोग होते हैं वो जंगल की लकड़ियों पे ही खाना बनाते हैं। तो जंगल क्या देते हैं, लकड़ी देते हैं खाना बनाने के लिए। टिम्बर की लकड़ी देते हैं, ठीक है। लेटेक्स देते हैं, लेटेक्स क्या होता है, इस तरह का रबड़ होता है जो लोग यूज़ करते हैं, जो आप लोग यूज़ नहीं करते हैं मिटाने के लिए रबड़, वो भी जंगल से ही आता है। गम वगैरह क्या होता है, गोंद वगैरह जो होता है। रेजिन, फाइबर, ऑयल, हनी वगैरह सब कहाँ से आता है, जंगल से आता है। स्पाइस जो मसाले होते हैं, मसाले का इंग्लिश क्या होता है, स्पाइस, ठीक है। तो जो जितने भी तरह के मसाले होते हैं, जैसे कि सिनामोन हो गया, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, ठीक है, कार्डामोम, सारे कहाँ से आते हैं, सारे जंगल से ही आते हैं। तो जंगल भी क्या है, कई सारे यूजफुल मटेरियल को देता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं एग्जाम में। 13वां रीज़न हो गया। 12वां रीज़न क्या है कि सोर्स ऑफ मेडिसिन, यानी कई तरह की दवाएं वहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे कि
इसलिए यहाँ पर लिया है ना, तुलसी पाया जाता है, ठीक है, जंगल में नीम पाए जाते हैं, जामुन पाया जाता है, टर्मरिक यानी कि हल्दी पाया जाता है, एलोवेरा पाया जाता है, जिंजर, मिंट, संडल यानी कि जो चंदन का लकड़ी होता है, ठीक है। ये सारे चीज़ें वो जंगल में पाई जाती हैं, जिसकी वजह से मेडिसिन में काम आता है, यानी कि दवाइयों में काम होता है। तुलसी कहते हैं ना, तुलसी पीना चाहिए, खाना चाहिए, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो जाता है। जामुन खाना चाहिए, ठीक है, एलोवेरा लगाना चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारे शरीर को हेल्दी बनाती हैं। तो सर से क्या से आता है, जंगलों से आता है। तो सोर्स ऑफ मेडिसिन भी क्या है, जंगल से आता है, तो इसलिए भी जंगल हमारे लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अबाउट 70% ऑफ ऑल नोन प्लांट्स, यानी कि 70% जो है क्या करते हैं, कैंसर से लड़ते हैं, यानी कि ऐसी ऐसी दवाएं मिलती हैं वहाँ पर जंगलों में जो क्या होता है, कैंसर जैसे बीमारियों को ख़त्म कर देती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, जंगल से ही आती है, इसलिए जंगल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो दूसरा चीज़ लास्ट और जो उसका रीज़न है वो क्या कह रहा है कि क्रिएटिंग जॉब, यानी कि जंगल क्या कर रहा है, जॉब को एक तरह से दे रहा है, यानी कि रोज़गार दे रहा है। कैसे रोज़गार दे रहा है, देखते हैं। देखो कह रहा है लगभग दुनिया में, पृथ्वी की बात हो रही है, इंडिया की बात नहीं हो रही है, पूरी दुनिया में कह रहा है लगभग 1.6 बिलियन लोग क्या होते हैं, जंगल पे ही डिपेंड रहते हैं। यानी कि जंगल से जो भी चीज़ें मिलती हैं, चाहे लकड़ी हो गई, चाहे फसल हो गया, ठीक है, चाहे फ्रूट्स हो गए, चाहे मतलब जो भी चीज़ हो गया, मेडिसिन वगैरह जो भी हम चीज़ पढ़े हैं, तो कहाँ से आता है, जंगलों से आता है। तो वही कह रहा है 1.6 बिलियन किस पे डिपेंड है, जंगल पे डिपेंड है। और बिलियन की बात हो रही है, फिर कह रहा है 10 मिलियन, मतलब कि जो यूएन का रिपोर्ट है, यूएन क्या है, यूनाइटेड नेशन, यानी कि अमेरिका कहता है कि लगभग 10 मिलियन लोग, यानी कि लगभग 1 करोड़ लोग क्या होते हैं, जंगल से डायरेक्ट क्या एम्प्लॉय हैं, यानी कि उनको रखा गया है जंगल को संभालने के लिए, उनको देखने के लिए, जंगल के अंदर गतिविधियाँ होती हैं उनको देखने के लिए। तो कह रहा कि 1 करोड़ लोग ऐसे हैं, यानी कि 10 मिलियन लोग ऐसे हैं, इनको जॉब दिया गया है जंगल को संभालने के लिए, और उनको सैलरी भी दी जाती है। इस तरीके से जॉब भी क्या करता है, प्रोवाइड कराता है जंगल। तो हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ जंगल, यानी कि किस तरह से ज़रूरी है जंगल हमारे लिए। अगला टॉपिक आता है इंडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि जो जंगल में जो जानवर वगैरह आते हैं, प्लांट्स वगैरह आते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। कह रहा है यहाँ पर रीजन दिया है, कह रहा है हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस बनाते हैं। सारे लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये धूप की रोशनी में क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। उसमें से 2 चीज़ निकल के आता है, एक होता है ऑटोट्रॉप्स, एक होता है हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, मैंने ट्रिक के साथ बताया था पिछले चैप्टर में, ठीक है, जब आया था। तो यहाँ भी मैं बता दे रहा हूँ, देखिए ऑटोट्रॉप्स मतलब कि ऑटो, यानी कि खुद से खाना बनाने वाले। ऑटो होता है ना जो ऑटोमेटिक सब कुछ होता है, तो ऐसे जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, यानी कि जो पौधे होते हैं, वो भी क्या होते हैं, ऑटोमेटिक खाना बनाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स, यानी कि ऑटोमेटिक खाना बनाने, यानी कि खुद से खाना बनाने वाले, ठीक है। ये हो गया ऑटोट्रॉप्स, यानी कि जितने भी प्लांट होते हैं जो अपनी तरह से जो फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, या इनको प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, यानी कि जो प्रोड्यूस करते हैं जानवरों को, या सॉरी प्लांट्स को। दूसरे आते हैं हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप यानी कि ऐसे जानवर या ऐसे प्लांट्स, ठीक है, जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, यानी कि कंज्यूमर इनको कहलाते हैं, ठीक है। ये किस पे डिपेंड रहते हैं, ऑटोट्रॉप्स ही, ठीक है। देखो जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाना बनाते हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं हेटरोट्रॉप्स, ये डिपेंड रहते हैं ऑटोट्रॉप्स पे, यानी कि ये भी जो खाना बनाते हैं ये लोग खा लेते हैं, ठीक है, हेटरोट्रॉप्स। तो कह रहा है हेटरोट्रॉप्स के 2-3 पार्ट्स होते हैं, यानी कि लगभग 3 पार्ट्स होते हैं किसके, हेटरोट्रॉप्स के। कौन कौन होते हैं हेटरोट्रॉप्स, पहला होता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या होता है, ऐसे जानवर जो हॉप्स खाते हैं, हॉप्स यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, मीट वगैरह नहीं खाते हैं। तो लिखा है लाइक काऊ, यानी कि गाय, ठीक है, डियर, हिरन हो गया, डेट ईट प्लांट्स, ये क्या खाते हैं, जहाँ प्लांट्स को खाते हैं ना कि मीट खाते हैं। तो ये क्या करेंगे, हर्बीवोरस। इसी नाम इनका क्या है, हर्ब है। हर्ब मतलब होता है घास फूस खाने वाले। इनको क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि जो कंज्यूम कर रहे हैं क्या, प्लांट्स को, ठीक है। तो ये भी तरह के क्या है, हेटरोट्रॉप है, जो प्लांटों पर डिपेंड रह रहे हैं, यानी कि प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। तो प्लांट्स खत्म हो जाए, हर्बीवोरस जानवर क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। दूसरे आते हैं कार्निवोरस, यानी कि ऐसे जानवर जो सिर्फ मीट वगैरह खाते हैं, प्लांट्स वगैरह नहीं खाते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, ठीक है। ईट अदर एनिमल्स, यानी कि दूसरे जानवरों को खाते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर, इनको सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है। यानी कि जो हर्बीवोरस होते हैं वो किस पे डिपेंड रहते हैं, हमारे ऑटोट्रॉप्स पे, ठीक है। जो कार्निवोरस होते हैं जानवर, ये डिपेंड होते हैं हर्बीवोरस पे, यानी कि हर्बीवोरस जिंदा रहेंगे तो ये जिंदा रहेंगे। दूसरे आते हैं ओमनीवोरस, ये दोनों पे डिपेंड रहते हैं, यानी कि इस पे भी और इस पे भी, ठीक है। ये होता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस यानी कि जो दोनों खाता है, ओमन, इसका मतलब इसके वर्ड में ही सब कुछ छुपा रहता है। देखो ओमनी यानी कि हर्बीवोरस भी और कार्निवोरस भी दोनों खाते हैं। जैसे कि मैन हो गया, यानी कि जो इंसान होते हैं जानवरों को भी खाते हैं, जैसे मुर्गा, चिकन वगैरह, बटर वगैरह, ठीक है, यानी कि मीट वगैरह, ठीक है। और घास फूस भी खाते हैं, यानी कि सब्जियाँ भी खाते हैं। और भालू वगैरह भी यही करते हैं, दोनों चीज़ खाते हैं। फिर कौवे जो होते हैं वो भी खाते हैं। ठीक है, ओमनीवोरस हो गए हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा डिटेल में, जैसे कि देखो यहाँ पर एक चीज़ दिया है काफ़ी अच्छा, ठीक है।
कह रहा है देखो जो घास ग्रास तो क्या है ऑटोट्रॉप्स है, यानी कि ऐसे पौधे हैं जो खुद से खाना बनाते हैं। इनको खाता है कौन? काऊ, यानी कि ये खाता है, गाय खाती है, ठीक है। गाय खा लिया, ये हो गया कौन? ये हो गया, ये भी क्या हो गए? हेटेरोट्रॉप्स हो गए, यानी कि ऐसे जानवर हैं जो घासों पे डिपेंड रहते हैं। तीसरा आता है टाइगर, यानी कि कार्निवोरस, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये इन पे डिपेंड रहते हैं। इस तरीके से ये फूड चेन बनता है, यानी कि हमारा नेचर बैलेंस रहता है। देखो घास उगते हैं अपनी तरह से, यानी खुद से उगते हैं, ठीक है। इसको खाता है कौन? हिरन या गाय वगैरह। हिरन या गाय वगैरह कौन खाते हैं? जानवर, यानी कि टाइगर, लायन, ठीक है। इस तरीके से हमारा नेचर क्या आता है? बैलेंस रहता है, जिसको हम फूड चेन कहते हैं। इसको कहते हैं फूड चेन, ठीक है। यहाँ पर एक अच्छी तरह से दिया गया फिगर में दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे हमारा घास है, ये क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस की वजह से उग रहा है, यानी कि सूरज की रोशनी से बारिश का यूज़ करके और हवा का यूज़ करके क्या कर रहा है? घास उग रहा है। घास को खाने वाले कौन है? ग्रासहोपर, यानी कि बोक्का जो रहते हैं, हिंदी में उसको बोक्का कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रासहोपर, ठीक है। इनको कौन खाता है? इनको खाता है मेढक। कौन खाता है? मेढक। मेढक को कौन खाता है? सांप। सांप को कौन खाते हैं? कंज्यूमर, यानी पक्षी वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है? फूड चेन होता है, यानी कि नेचर हमारा बैलेंस रहता है। देखो अगर ये इसमें से कोई भी अगर मिस हो गया ना तो नेचर हमारा इनबैलेंस होगा, यानी कि सब लोग मान लो अगर ये गायब हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होंगे? गायब हो जाएंगे, यानी कि न ये बच पाएगा और ये नहीं बच पाएगा तो ये भी नहीं बच पाएगा, और ये नहीं बच पाया तो ये भी नहीं बच पाएगा, ये नहीं बच पाया तो ये भी क्या होगा? भूखा ही मर जाएगा। इस तरीके से नेचर हमारा बैलेंस रहता है, जिसको हम फूड चेन कहते हैं। तो फूड चेन क्या होता है? फूड चेन एक ऐसा चेन होता है जिसमें से हर एक जानवर हर एक दूसरे जानवर पे डिपेंड रहता है, यानी कि इस तरीके से आप बता सकते हैं या इस तरीके से दिखा सकते हैं कि ग्रास जो होता है काऊ खाता है, काऊ को टाइगर खाता है, इसे कहते हैं फूड चेन, ठीक है। तो ये कह रहा है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटेन है, कह रहा है ऐसा प्रतिक्रिया है जिसमें से एक दूसरे को खाया जाता है, ठीक है। हमारा अगला कह रहा है कि जंगल में कई तरह के इसी तरह के फूड चेन पाए जाते हैं, यानी कि फूड चेन एक तरह का नहीं होता है, कई तरह के होते हैं, ठीक है। अभी ऊपर देखना हमको फूड चेन, फिर दूसरा देखा इस तरह का, तीसरा ये वाला है, ठीक है। इस तरीके से कई सारे फूड चेन पाए जाते हैं, यानी कि घास को कौन खाते हैं? ये वाले खाते हैं, फिर इसको ये खाएगा, फिर इसको ये खाएगा, इस तरीके से चलता रहता है लाइफ, ठीक है। तो ये हमारा फूड चेन। अगला आता है हमारा डिकम्पोजर। ये क्या होते हैं? देखो डिकम्पोजर क्या होते हैं? जैसे मान लेते हैं बैक्टीरिया, आप लोग जानते ही होते हैं, फंगी वगैरह भी नाम सुना होगा। तो ये सब क्या है? छोटे छोटे ऐसे बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, जो कि सड़े हुए जानवरों को या सड़े हुए प्लांट्स को खाते रहते हैं। यानी कि ऐसे बैक्टीरिया होते हैं या ऐसे जर्म्स होते हैं जो रिमेन्स ऑफ डेड, यानी कि सड़े हुए पौधे और सड़े हुए जानवरों को ये लोग खाते हैं और उसको डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज यानी कि उनको खा लेके सड़ा देते हैं, यानी खा ख़त्म कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई जानवर मर जाता है तो उसको ऊपर कई तरह के मक्खियाँ बना दी जाती हैं, बैक्टीरिया लग जाते हैं, ठीक है। कई तरह के कीड़े लग जाते हैं उसके जानवरों के ऊपर, पौधे के ऊपर, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं डिकम्पोजर। तो ये कह रहा है कि जो बैक्टीरिया फंगी उसको सड़े हुए प्लांट्स को या जानवरों को खा के ख़त्म कर देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सो दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर। क्या बोलते हैं उसको? डिकम्पोजर, यानी कि बैक्टीरिया को, फंगी को और मक्खियों को जो लोग खाती हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर बोलते हैं। तो ये कह रहा है प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल विच आर पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर, ठीक है। यानी इस तरीके से जो छोटे छोटे बैक्टीरिया रहते हैं वो भी क्या जिंदा रह पाते हैं डिकम्पोजर की वजह से। वही कह रहा अगले पॉइंट में, इस तरीके से जब प्लांट या एनिमल मर जाते हैं, जो डिकम्पोजर होते हैं यानी कि जो बैक्टीरिया और फंगस होते हैं वो क्या करते हैं? उसके टूट पड़ते हैं, यानी कि उसके बॉडीज़ को पूरी तरह से खा के ख़त्म कर देते हैं और अपने भी ख़त्म हो जाते हैं, ज़मीन में मिल जाते हैं, जिसको मिट्टी क्या होती है? फर्टाइल हो जाती है। इस तरीके से डिकम्पोजर अपना काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है इस तरीके से जो हमारा डिकम्पोजर होते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल रिसाइकलर होते हैं, यानी कि प्रकृति को वो रिफ्रेश करते हैं, यानी कि सड़े हुए पौधों को, सड़े हुए जानवर को खा के ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस क्या होता है? इन्वायरमेंट क्लीन और स्वीप रहता है, यानी कि क्या करते हैं? नेचर को रिसाइकल कर देते हैं, यानी कि जो उसके न्यूट्रिएंट रहता है नेचर में फिर से पहुंचा देते हैं। तो मशरूम और फंगी या बैक्टीरिया एक तरफ क्या है? डिकम्पोजर है। ये था डिकम्पोजर। अगला टॉपिक आता है हमारा फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन, यानी किस तरीके से जो फूड चेन काम करता है, यानी कि किस तरीके से ये जो है इसमें एनर्जी आया, ये एनर्जी इसमें गया, फिर ये एनर्जी इसमें गया, फिर एनर्जी इसमें आया। यानी कि मान लेते हैं जो हमारा प्रोड्यूसर जो ग्रास है वो खाना बनाया किसकी एनर्जी में? सन की एनर्जी में, यानी कि सन का कुछ एनर्जी इसके अंदर आ गया। फिर ये जो ग्रासहोपर था इसको खाया, ठीक है, तो ग्रासहोपर की भी वो एनर्जी इसके अंदर चली गई। फिर इसको खाया मेढक ने, फिर मेढक के अंदर इन दोनों के क्या हुआ? एनर्जी चला गया। फिर सांप इसको खाया, यानी कि मेढक को खाया, फिर इन तीनों के एनर्जी इसके अंदर आ गई। फिर ये जो हमारा हॉक है यानी कि जो चील है ये इस सांप को खा लिया, तो इन चारों की एनर्जी इसके अंदर आ गई। इस वजह से एनर्जी क्या होता है? डिवाइड होता है। तो ये हमको पढ़ना है यहाँ पर। देखो यहाँ पर दिया है, कह रहा है जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सूरज की रोशनी का यूज़ करके, सोलर एनर्जी का यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। उनको खाने वाले जो क्या प्राइमरी कंज्यूमर रहता है, प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि गाय वगैरह, ठीक है, डियर वगैरह जो ये सब खाते हैं, वो एनर्जी उन प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर चला जाता है, ठीक है।
फिर उसको यानी कि हर्बीवोरस को खाने वाले कौन है, कार्निवोरस यानी कि टाइगर, लायन वगैरह। फिर जब उसको वो लोग खा लेते हैं तो उन दोनों की एनर्जी इनके अंदर चली जाती है, ठीक है। फिर जो टॉप कार्निवोरस होते हैं यानी कि जो दोनों खाते हैं, यानी कि जानवरों को भी खाते हैं और घास को भी खाते हैं, जब वो लोग खाते हैं तो उनको तीनों एनर्जी इनके अंदर चली जाती है। इस तरीके से एनर्जी क्या होता है, ट्रांसफ़र होता रहता है एक थिंग से दूसरे थिंग्स के पास। जैसे यहाँ पर दिया है ना, मान लेते हैं ये ग्रास है, ठीक है, ये सूरज की एनर्जी का किया एब्जॉर्व करके अपने आप को ग्रो करवाया है, ठीक है। फिर क्या किया, ये जो रैबिट आया, जो रैबिट था इस घास को खा लिया, यानी कि ये एनर्जी इसके अंदर चली गई, ठीक है। फिर सांप आया यानी कि स्नेक, फिर इसको खा लिया, रैबिट को खा लिया, तो ये एनर्जी इसके पास चले गए। फिर इसको ये खा लिया, तो इस तरीके से एनर्जी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होते रहेगा, यानी कि फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन, यानी कि फूड चेन में एनर्जी का फ्लो होता रहता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है कि इन दिस वे, यानी कि इस तरीके से एनर्जी क्या होता है, एक लेवल से दूसरे लेवल पे पास होता रहता है, और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों एक तरह से एक के ऊपर जिंदा रह सकते हैं, यानी कि दोनों के ऊपर एक दूसरे पे डिपेंड रह सकते हैं। इस तरीके से हमारा क्या होता है, लाइफ चलता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा लाइफ मेंटेन है, यानी कि बैलेंस्ड है। अगला टॉपिक आता है डिपेंडेंस ऑफ प्लांट ऑन एनिमल, यानी किस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो एनिमल पे डिपेंड है, ठीक है। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे एनिमल पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। जैसे कि देखते हैं प्लांट आल्सो डिपेंड्स ऑन एनिमल, यानी कि पौधे भी क्या होते हैं, अभी हमने देखा इसके पहले टॉपिक क्या था, एनिमल्स कैसे प्लांट पे डिपेंड होते हैं, ऐसे ऐसे एनिमल्स जो थे प्लांट्स पे डिपेंड थे। मैंने देखा ना कि अभी प्लांट्स की वजह से ही एनिमल जिंदा थे। अब हम देखेंगे कि एनिमल्स यानी कि जो प्लांट्स होते हैं कैसे जानवरों की वजह से जिंदा रहते हैं। सबसे पहला था कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो जानवर छोड़ते हैं, यानी कि जो इंसान होते हैं, ठीक है, जानवर होते हैं, वो सारे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यानी कि CO2 को छोड़ते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे वो लोग छोड़ते हैं। जैसे ही छोड़ते हैं, जो आसपास के पेड़ रहते हैं, यानी कि जो हमारा फॉरेस्ट वगैरह रहता है, उस CO2 को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं सांस लेने के लिए। यानी कि हमारा जो सांस लेने की प्रक्रिया क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है, यानी कि जो हम सांस लेते हैं वो क्या है, ऑक्सीजन है, और जो पेड़ सांस लेते हैं वो CO2 है। तो जो उनका हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो लोग यूज़ करते हैं, यानी कि पेड़ पौधे, और जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट है वो हम लोग यूज़ करते हैं एज ऑक्सीजन के तौर पे। तो इस तरीके से CO2 क्या है, एनिमल प्रोड्यूस करते हैं, और जानवर इंसान पौधों के लिए ज़रूरी होता है। दूसरा चीज़ आता है पॉलिनेशन, एनिमल्स हेल्प इन पॉलिनेशन एंड दस हेल्प इन प्रोडक्शन इन प्लांट, बीज एंड बर्ड्स। कह रहा है एनिमल्स की वजह से ही, यानी कि जो बटरफ्लाइज होती हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, उन्हीं की वजह से क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, जिसकी वजह से फूल वगैरह, फ्लावर वगैरह खिल पाते हैं और पेड़ वगैरह बड़े हो पाते हैं। यानी पॉलिनेशन मैंने पढ़ा है क्या होता है, फूल होता है, फ्लावर होता है, जिसमें मधुमक्खियाँ बैठती हैं, मधुमक्खियों को पैर के अंदर वो पॉलिनेशन लग जाता है, जिसकी वजह से जब यहाँ से उड़ के दूसरे पौधे पे जाती हैं तो वहाँ पे बैठती हैं, फिर उनका जो पेड़ में पैर में लगा हुआ पॉलिनेट है, ग्रेन्स है, उसमें गिर जाता है, ठीक है, पौधे में। तो पौधा क्या करता है, जर्मिनेट करके नए पौधे को निर्माण करता है। इस तरीके से जानवरों की वजह से क्या हो रहा है, प्लांट भी ग्रो कर पा रहे हैं। पहला होगा CO2 की वजह से, दूसरा आता है पॉलिनेशन की वजह से, तीसरा आता है हमारा डिस्पर्जल ऑफ सीड, यानी कि एनिमल आल्सो हेल्प इन द डिस्पर्जल ऑफ स्कैटरिंग द सीड ओवर अ लार्ज एरिया। यानी कि जो कौवे वगैरह रहते हैं, जो बर्ड्स वगैरह रहती हैं, जो जानवर वगैरह रहते हैं, उस सीड्स को खाते हैं और खाते खाते दूसरी जगह पे उसको ले जाके छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ भी क्या होता है, प्लांट्स ग्रो कर पाता है। ये 3 रीजन्स है जिसकी वजह से प्लांट भी क्या है, डिपेंड है किस पे, एनिमल्स पे। यानी कि एनिमल भी डिपेंड है प्लांट्स पे और प्लांट्स भी डिपेंड है एनिमल्स पे, यानी कि दोनों क्या रहना ज़रूरी है। और कोई भी ख़त्म हुआ है, जानवर ख़त्म हुए तो प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे, प्लांट्स ख़त्म हुए तो जानवर ख़त्म हो गए। इसीलिए हमको अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाना पड़ेगा, यानी कि हम जिंदा रह सकें, ठीक है। इस तरीके से कह रहा है हमारा काम होता है। अगला आता है हमारा डिपेंडेंस ऑफ एनिमल ऑन प्लांट, यानी कि फिर से वही कह रहा है, यानी कि जो जानवर हैं वो किस तरीके से पौधे पे डिपेंड है, ठीक है। देखो पहला आता है हमारा एनिमल्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स इन द फॉलोइंग टाइप्स, यानी कि जो एनिमल्स जो जानवर हैं इस तरीके से प्लांट पे डिपेंड है। सबसे पहला आता है फूड। देखो जितने भी तरह के प्लांट्स होते हैं क्या होते हैं, खाना वगैरह देते हैं, जिसकी वजह से जो एनिमल्स रहते हैं वो जिंदा रहते हैं। तो वही कह रहा है हर्बीवोरस एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली फूड, यानी कि खाने के तौर पर वो लोग जिंदा रहते हैं, ग्रास खाते हैं, पत्तियाँ खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, सब्जियाँ खाते हैं, चावल वगैरह जो हम लोग खाते हैं, गेहूँ वगैरह जो हम लोग आटा वगैरह खाते हैं, रोटी वगैरह खाते हैं, सब कहाँ से आते हैं, पेड़ों से आते हैं, पौधों से आते हैं, फसल की वजह से आते हैं। ऑक्सीजन कौन देता है, प्लांट्स ही देते हैं, इसी वजह से हम जिंदा रह पाते हैं। तीसरा कहता है शेल्टर, यानी कि घर कौन देता है, नेचर ही तो देता है। तो नेचर क्या है, एक तरह के प्लांट ही है। तीनों की वजह से ही एनिमल जिंदा रह पाते हैं, यानी कि वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो इस तरीके से एनिमल क्या है, प्लांट्स पे डिपेंड है और प्लांट्स एनिमल पे डिपेंड है। अगला आता है बैलेंस इन नेचर, इसी की वजह से जो हम पढ़ रहे हैं अभी, इसी की वजह से हमारा नेचर क्या आता है, बैलेंस रहता है। तो वही कह रहा है ग्रास जो था, घास कौन खाता है, ग्रास ऊपर खाता है, ग्रास ऊपर को खाने वाले कौन है, फ्रॉग है, फ्रॉग को खाने वाले स्नेक है, स्नेक खाने वाले ईगल है। इस तरीके से हमारा नेचर बैलेंस रहता है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा टॉपिक
यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है कि नाउ सपोज करो, मतलब मान लो, अब सब हुआ तो नहीं है लेकिन मान लो अगर ऐसा हो गया, मान लो ईगल्स क्या हो गए, गायब हो गए, यानी कि जो लास्ट वाला ये था ईगल्स क्या गायब हो गए हैं, तो जो स्नेक होंगे स्नेक की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि स्नेक खाने वाले ईगल्स है नहीं, तो स्नेक की संख्या बढ़ेगी तो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉग को खाएंगे। अगर फ्रॉग को खा लेंगे तो फ्रॉग की संख्या कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये स्नेक क्या होगा, मर जाएगा। ठीक है, तो बस ग्रास और ग्रास ऊपर बढ़ेंगे, यानी कि एक तरह से डेंजर आ जाएगा नेचर में, यानी कि तीनों का चारों का रहना बराबर है। और सोचा घास ही गायब हो गया तो, यानी कि जो ग्रासोपर को ये तीनों लोग खा रहे हैं, अगर ये घास ही गायब हो गया तो ग्रासोपर किसको खाएगा, ग्रासोपर तो मर जाएगा। अब ग्रासोपर मर गया तो फ्रॉग स्नेक वगैरह घास खा नहीं सकते, तो वो लोग ऐसे ही मर जाएंगे। इस तरीके से हमारा नेचर बैलेंस रहता है, यानी कि एक दूसरे ऊपर क्या है, डिपेंड है। अब आता है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगल की कटाई को क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जब पेड़ कटता है उसी को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो ये कह रहा है कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट बाय ह्यूमंस, इंसानों के द्वारा जो पेड़ काटे जाते हैं काफ़ी नंबर में, उसको क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। यानी कि जंगल की कटाई को रोकना चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए रोकने के लिए, देखते हैं हम। कह रहा फॉलोइंग एक्टिविटीज़ हैव टेकन प्लेस ड्यू टू द राइजिंग पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन की वजह से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन कट रहा है। देखते हैं पहला चीज़ क्या कह रहा है, कह रहा है देखो कैसे मतलब डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है। पर सबसे पहले रीज़न आता है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, यानी कि आबादी बढ़ रही है। लोगों की आबादी बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, जंगल को लोग काट रहे हैं और जंगल की जो ज़मीनें हैं वो वहाँ पर घर बना रहे हैं, वहाँ पर खेती की जा रही है, यानी कि जंगल की संख्या कम हो रही है। क्यों, क्योंकि लोगों का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो वही बोला फॉरेस्ट लैंड इज़ कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चर लैंड टू मीट इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फूड, यानी कि जैसे जैसे लोगों की आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे फूड का डिमांड ज़्यादा हो रहा है। फूड का डिमांड ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब कि जंगल को कटते जा रहे हैं और वहाँ पे खेती की जा रही है। तो भाई जंगल का पेड़ ही नहीं रहेंगे तो इंसान तो बचेंगे नहीं, तो जंगल इसलिए भी कट रहे हैं, यानी कि पॉपुलेशन की वजह से। दूसरा रीज़न क्या है, क्यों जंगल कट रहे हैं, यानी कि जंगल को काट के लोग क्या बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, फैक्ट्रीज वगैरह बना रहे हैं, जिसकी वजह से भी जंगल कट रहा है। तीसरा रीज़न क्या है कि जंगल को काट करके रोड बनाया जा रहा है, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी कि जंगल क्या आ रहे हैं, पॉपुलेशन की वजह से कट रहे हैं। ठीक है, घर वगैरह बनाने के लिए कट रहे हैं, रोड वगैरह बनाने के लिए जंगल काटे जा रहे हैं, और जंगल को लगाने के लिए कोई नहीं आगे बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि पेड़ वगैरह कोई नहीं लगा रहा है, बस काटने में लगे हुए हैं सब लोग। फॉरेस्ट आर क्लियर टू सेटअप मोर इंडस्ट्री, यानी कि फॉरेस्ट को काट करके नए नए इंडस्ट्री यानी कि फैक्ट्रीज वगैरह को सेटअप किया जा रहा है। इंक्रीज रिक्वायरमेंट फॉर वुड, यानी कि लकड़ियों की ज़रूरतों के हिसाब से पेड़ों को भी काटा जा रहा है, यानी कि पेड़ों की संख्या कम हो रही है। ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल, यानी कि जानवरों को ज़्यादा क्या करना है, चराने की वजह से भी क्या हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो रहा है, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन कट रहा है, यानी इन चीज़ों की वजह से डिफॉरेस्टेशन कट रहा है, यानी कि पेड़ों की कटाई हो रही है। ठीक है, अब पेड़ों को बचाया कैसे जाए, सही बात है, कई सारे हमारे पास तरीके हैं जिसमें पेड़ों को बचा सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या आता है, एफॉरेस्टेशन, वही कहते हैं सम स्टेप्स इन द डायरेक्शन एज फॉलो, यानी कि पेड़ों को बचाना है या पेड़ों को लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। एफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों का एडिशन करना है, यानी कि पेड़ों का ऐड करना, कैसे ऐड करेंगे, उनको लगा के। तो ये कह रहा है लार्ज स्केल ऑफ प्लांटिंग ऑफ सीडलिंग और न्यू प्लांट्स इन ऑर्डर टू रिन्यू अ फॉरेस्ट इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन, यानी कि बड़े पैमाने पे हमको क्या करना पड़ेगा, पेड़ लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से एक नया जंगल बनेगा, एक नया जंगल फॉर्म होगा और वो क्या करेगा, मेंटेन करेगा नेचर को। दूसरा चीज़ क्या है, प्लांट हार्वेस्टिंग। प्लांट हार्वेस्टिंग का क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप पेड़ काट रहे हैं, मान लेते हैं कि आपने एक पेड़ की ज़रूरत थी और आपने एक पेड़ काटा है, तो अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं तो उसकी जगह पे कम से कम 10 पेड़ लगाइए। ठीक है, 10 पेड़ में से क्या होगा, 5 पेड़ तो बचेगा ही। तो इस तरीके से कह रहा है कि प्लांट हार्वेस्टिंग, यानी अगर पेड़ को काटना ही है तो आप प्लान करके काटिए, यानी कि प्लान बना के काटिए। अगर आप 10 पेड़ को काट रहे हैं तो कम से कम 50 पेड़ लगाइए, जिसमें से 20 पेड़ क्या होंगे, ग्रो कर पाएंगे, बाकी 20 पेड़ तो ऐसे ही रह जाते हैं, बेचारे सड़ जाते हैं, सूख जाते हैं। तो वही कह रहा है कि आप एक तरीके से काटिए और उसका जब पेड़ को काट रहे हैं तो उसकी जगह पे नए पेड़ भी लगाइए। ठीक है, 3 गुना 4 गुना। ठीक है, इस तरीके से। तीसरा रीजन क्या, किससे और हम रोक सकते हैं डिफॉरेस्टेशन को, प्रिवेंट ओवर ग्रेजिंग, यानी कि जानवरों को कम से कम मात्रा में चराएं, यानी कि जितना ज़रूरत हो उतना ही जानवरों को हम क्या करें, ग्रेजिंग करवाएं, ग्रेजिंग यानी कि चराने ले जाएं। तो ये कह रहा है कि द डिक्रीजिंग ओवर ऑफ वेजिटेशन कैन बी रिस्टोर्ड बाय प्रिवेंटिंग ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स लाइक कैटल शीप, यानी कि जो बकरियाँ वगैरह रहती हैं उनको हम कम से कम चराएं, मतलब जितना ज़रूरी है उतना ही चराएं, बेफालतू का न चराएं। दूसरा प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर, यानी कि जब जंगलों में जब आग वगैरह लग जाती है तो उसकी वजह से कई हज़ारों पेड़ क्या होते हैं, जल जाते हैं और वो सूख जाते हैं। कह रहा है उस आग को रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा, नए नए इंस्ट्रूमेंट लाने पड़ेंगे गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सब किसको करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए, यानी कि जंगलों में आग लगने से बचा सके। ठीक है, तो जंगलों में आग लगने को भी बचाना चाहिए। 5वां रीजन क्या है जिसमें हम जंगल बचा सकते हैं, वन महोत्सव, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, यानी कि ऐसे फेस्टिवल को इंट्रोड्यूस करना चाहिए गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से लोगों को उत्साह मिले और पेड़ लगाएं वो, तो उसको कहते हैं वन महोत्सव।
तो वन महोत्सव इज एन ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इनकरेज ट्री प्लांटेशन, यानी कि वन महोत्सव एक ऐसा महोत्सव है इसमें लोग क्या करते हैं, पेड़ लगाते हैं। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। तरह एक चिपको मूवमेंट आया था काफ़ी साल पहले, ठीक है। एक औरत थी जिसका नाम था अमृता, शायद नाम था, वो इतना नहीं लिया कि नहीं। चिपको मूवमेंट वाज स्टार्ट बाय सुंदरलाल बहुगुणा टू रिड्यूस ट्री फॉलिंग। देखो पहले के लोग क्या करते थे, जब पेड़ काटते थे ना, एक चिपको मूवमेंट चला था, ठीक है। किसने चलाया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने। ये थे सुंदरलाल बहुगुणा, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो हो सकता है वन वर्ड में आ जाए आपके एग्जाम में कि चिपको मूवमेंट क्या है। तो चिपको मूवमेंट एक मूवमेंट था, यानी कि एक स्ट्राइक था, यानी कि एक आंदोलन था पेड़ों के खिलाफ, ठीक है। जब लोग पेड़ काटते थे तो ये लोग जो औरतें थी इनकी जाके चिपक जाती थी पेड़ों से, ठीक है। पेड़ों को हम काटने नहीं देंगे, और आपको पेड़ों को काटना है तो सबसे पहले हमें काटना पड़ेगा, यानी कि इंसानों को काटना पड़ेगा। तो इस तरीके से सुंदरलाल ने एक मूवमेंट चलाया था पेड़ों को रोकने के लिए। तो कह रहा गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, एक मूवमेंट चला सकती है इस तरह का चिपको मूवमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से पेड़ न काटे जाएँ। तो ये था सुंदरलाल का बहुगुणा का एक मूवमेंट। लास्ट टॉपिक आता है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट, यानी कि जो हमारे जंगल हैं, जो हमारे पेड़ हैं, जिसकी वजह से इन इंसेक्ट की वजह से, इन कीड़ों की वजह से सूख जाते हैं, उनको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कम पैसे में ये सब प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो जंगल वगैरह है, जो पेड़ हैं, वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ, ठीक है। तो ये सारे रीजन्स है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, पेड़ को बचा सकते हैं और जंगल को हम सेव कर सकते हैं। तो बस इतना ही था चैप्टर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू, टेक केयर।